सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस ब्रेन्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ लाइट और वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपना जो मेन टॉपिक है, बेसिकली क्लास 10th आईसीसी का रिफ्रैक्शन, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आज का हमारा गोल है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लाइट कैसे बेंड करता है? अभी तक हमने पढ़ा था दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमने पढ़ा था। अब लाइट बेंडिंग ये कैसा है? दैट लाइट बेंड हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? अब देखते हैं। जैसे कि ये वाटर है, लेट्स से वाटर, और ये एयर है। ये वाटर है, ये एयर। इस एयर को मैं मीडियम वन बोलता हूँ, मीडियम वन। और ये वाटर जो है वो मीडियम टू है। वाटर जो है वो मीडियम टू है। अब अब अगर एक लाइट रे है जो कि अब अगर एक लाइट रे है जो कि एयर से आ रहा है और आके वाटर के सरफेस पे हिट कर रहा है, राइट। और जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पे देखा था, नॉर्मल, हम नॉर्मल बनाते थे। जब भी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता था तब हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे। तो हमने यहाँ पर भी एक सरफेस पे एक नॉर्मल बना दिया, जो नॉर्मल की परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ, राइट। और ये क्या है? अपना इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट इंसिडेंट रे। और ये है नॉर्मल। ओके। तो लाइट रे आके सरफेस पे हिट करता है। अब वो अगर यहाँ पर वाटर नहीं होता, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ पे ही ट्रेवल करता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वाटर आ गया, तो लाइट जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ऑब्लिकली हिट्स द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट रे ऑब्लिकली सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, जैसे कि एयर है और ये वाटर है, एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम। जब एयर से लाइट आता है और वाटर के सरफेस पे हिट करता है, तब अगर वो ऑब्लिकली हिट कर रहा है, तब जब वो बेंड होता है, इस फेनोमेना को वो होता है रिफ्रैक्शन। ओके, ये समझ में आ गया? हम अब आगे देखते हैं। ओके, उससे पहले पहले समझते हैं रीजन क्या है। रीजन क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन? अब रीजन क्या है? बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एयर है। एयर तो बहुत ही रेयर होता है। रेयर मतलब बहुत ही कम डेंस होता है, राइट। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होता है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत पास होता है। तो उसमें क्या होता है दैट जैसे कि लेट्स से ये वाटर है, इधर इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास है सो। और एयर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होता है। तो लाइट जो है वो एयर में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है। लेकिन जब वो वाटर में एंटर करता है, उसका स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट आ रहा है, उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो जो है वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है। ओके, सेकेंड, वो अपने पाथ से जो है बेंड हो जाता है थोड़ा। ओरिजिनली इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, अब वो अपने पाथ से बेंड हो गया। क्यों हुआ बेंड? बिकॉज जब लाइट एक अपने अगर रेयर मीडियम से ट्रैवल कर रहा था, और लाइट अगर एक डेंसर मीडियम में एंटर करता है, तो उसका स्पीड स्लो डाउन होता है, जिससे लाइट रे बेंड होता है, राइट। तो ये है बेसिकली रीजन फॉर रिफ्रैक्शन। ओके, आगे देखते हैं। अबे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि मैं अगर बात करूँ वाटर का, और मैं ग्लास का बात करूँ उधर, वाटर एंड ग्लास। तो इन केस ऑफ वाटर, वाटर जितना लाइट को बेंड करता है, ग्लास उससे ज्यादा लाइट को बेंड करता है। तो इस बारे में बताता, ऑनेस्ट बारे में बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर ग्लास है और वाटर है, मैं अगर बात करूँ ग्लास का, तो ग्लास का जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा है। वैसे डायमंड की अगर मैं बात करूँ, तो इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड का ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज्यादा है। इस वजह से जो डायमंड है, अगर लाइट रे एयर से डायमंड की ओर जा रहा है, तो डायमंड जो है वो लाइट रे को बहुत ज्यादा बेंड करता है एज कम्पेयर टू ग्लास एंड वाटर। तो लाइट का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है।
और फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट जो डायमंड है या फिर ग्लास है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड को ज़्यादा कम करता है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर लाइट रे एयर से वाटर में जा रहा है तो अगर एयर में स्पीड 3×10⁸ है तो इन केस ऑफ वाटर स्पीड हो जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ग्लास के केस में हो जाता है 2.5, ओके सॉरी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना ग्लास के केस में हो जाता है, राइट। तो स्पीड घट जाता है बेसिकली। तो यहाँ हम देख सकते हैं दैट ग्लास में जो स्पीड है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यानी कि जितना वाटर स्पीड कम करता है उससे ज़्यादा स्पीड कम ग्लास करता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट ग्लास हैज़ ऑप्टिकल डेंसिटी मोर देन वाटर और डायमंड हैज़ ऑप्टिकल डेंसिटी मोर देन ग्लास, राइट। जितना ज़्यादा बेंडिंग उतना ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग या फिर बेंडिंग इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। अब एक कन्फ्यूजन होता है जो कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी है, वो दोनों अलग चीज़ें होती है। जैसे जनरली हम सब ये सोच लेते हैं दैट ग्लास है और वाटर है तो ग्लास का मास डेंसिटी ज़्यादा, मास डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम जो आप बोलते हैं ना, मास डेंसिटी होगा। तो जो मास डेंसिटी है वो और ऑप्टिकल डेंसिटी इन दोनों में कोई लिंक नहीं होता, राइट। वो दोनों अलग अलग है बेसिकली। जैसे कि अगर हम सोचते हैं दैट ग्लास है और वाटर है, ग्लास में तो मास डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट। जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो कि केरोसिन ऑयल का। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के केस में क्या होता है, केरोसिन ऑयल के केस में क्या होता है, केरोसिन ऑयल का जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम होता है, मास डेंसिटी कम होता है, लेकिन उसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होता है, राइट। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसका मतलब केरोसिन ऑयल जो है वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर और स्पीड ऑफ लाइट को उतना कम करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ज़्यादा कम करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन वाटर है, बट उसका जो मास डेंसिटी है वो लेस देन वाटर, राइट। तो ये हो गया ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। अब आते हैं नया टॉपिक जो कि है पार्शियल डिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, जैसे कोई भी एक सरफेस है, लेट्स से कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, ओके कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर, ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर एयर है, ये वाला मीडियम एयर है और यहाँ पर वाटर है, मान लेते हैं। अब एयर से लाइट आता है और वाटर पे हिट करता है सरफेस पे, तो हमें पता है दैट यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे दैट लाइट ऐसे ही क्यों बेंड हो रहा है और किसी तरह से क्यों नहीं बेंड हो रहा है, इसको हम आगे फर्दर हम इसे डिस्कस करेंगे आगे, राइट। तो लाइट बेंड हुआ। और एक चीज़ होता है, हमेशा जब भी एक सरफेस से लाइट टकराता है तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट करता है, वापस रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर अगर हमने नॉर्मल बना दिया ऐसे, ये हो गया नॉर्मल। तो ये बेसिकली इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, राइट। तो कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पार्ट लाइट का रिफ्रैक्ट करता है। अगर जो इंसिडेंट रे उसका इंटेंसिटी आई हो, अगर उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को आप ऐसे ब्राइटनेस भी समझ सकते हैं, ब्राइटनेस, अगर उसका ब्राइटनेस आई है, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसका ब्राइटनेस जो है वो बहुत ही कम होता है और 4% ऑफ आई होता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका 96% ऑफ आई होता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी, जैसे कि हमने देखा है मॉल वगैरह में जब जो ट्रांसपेरेंट मिरर्स लगे होते हैं जिससे आप अंदर देख सकते हो मॉल का, और आप अपना एक छोटा सा रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में। आप मॉल के अंदर का भी देख सकते हो और आप खुद को भी देख सकते हो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में। तो खुद को हम क्यों देख सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, और अंदर का हम इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन का, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट केसेस। केसेस क्या क्या, ओके। पहला केस है जब लाइट रे रेयरर मीडियम से
रेयर मीडियम से टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करता है। पहला केस, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो बना लेते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं मीडियम 1 जो कि रेयर है, और ये मीडियम 2 जो कि डेंसर है। लाइट रे मान लेते हैं रेयर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट रे आगे हिट किया सरफेस को, और यहाँ पर हमने नॉर्मल बनाया। अब लाइट रे जो है रेयर टू डेंसर के केस में लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये अगर इंसिडेंट रहे तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड। ऑलराइट, ओके। अब सेकंड केस है जो कि डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। ओके, इस केस में क्या होता है आप समझ सकते हैं। अगर ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 जो कि डेंसर है, इस बार डेंसर है, तो इसमें अगर लाइट रे फॉल करता है, इंसिडेंट करता है, ओके, जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करता है, जिसमें इंसिडेंट होता है, उस मीडियम को मीडियम 1 बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जाता है उसको मीडियम 2 बोलते हैं। ठीक है, अगर टेंसर से रेयर जा रहा है तो इस केस में लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेट करता है। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में अगर पहले केस में हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें, तो ये कुछ अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, ये जो एंगल है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में भी जो लाइट रे है वो ओरिजिनली इस पाथ से ट्रैवल कर रहा था, राइट। ये जो एंगल है ओरिजिनल पाथ से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में जो एंगल है ये हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ऑफ डेविएशन। तो ये दो केसेस हो गए जिसमें कि लाइट रे रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर मीडियम ट्रैवल कर रहा था, राइट। ओके, अब एक थर्ड केस है। थर्ड केस क्या है, मैं फिर बना लेता हूँ मैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, सेकंड, थर्ड केस क्या है, ओके। थर्ड केस है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब जैसे कि सरफेस है और लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर हिट पड़ता है। इस केस में हम समझ सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री, राइट। अब इस केस में अगर लाइट परपेंडिकुलर जो सरफेस हिट करता है, ये मीडियम 1 मान लेते हैं, ये मीडियम 2, इधर रेयर और डेंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट अनडिविएटेड पास करता है, अनडिविएटेड लाइट पासेस, लाइट पासेस अनडिविएटेड, लाइट अनडिविएटेड पास करता है, राइट। अब सवाल आ रहा होगा, ओके, लाइट अनडिविएटेड पास करता है और उसका स्पीड में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अनडिवाइडेड पास है तो ये समझ में आता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता था? स्पीड में चेंज आता था। जैसे कि अगर मान लेते हैं दैट ये मीडियम और रेयरर है और मीडियम टू डेंसर है, तो अगर रेयरर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड कम होना चाहिए, भले ही वो डिविएट हो या ना हो। इस केस में याद रखने वाला चीज़ ये है द इन केस नॉर्मल इंसिडेंस स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंजेस, अनडाउटेडली स्पीड जो है वो चेंज करता है। स्पीड घटता है अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो स्पीड घटेगा। अगर उल्टा होता, डेंसर होता, नीचे वाला रेयर होता, तो स्पीड बढ़ता, राइट। स्पीड चेंजेस, लाइट पासेस अनडिवाइडेड बट स्पीड चेंजेस, ये बात हो गया। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ओके। रिफ्रैक्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना का मतलब जो कि सिर्फ सरफेस पे होता है, बल्क में नहीं होता। बल्क का मतलब अगर लाइट रे से वाटर में ट्रैवल कर रहा है, वाटर के अंदर बल्क में ट्रैवल कर रहा है, तो लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगा, लाइट आप स्लो डाउन नहीं होगा या स्पीड अप नहीं होगा लाइट, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर वो किसी और एक मीडियम के सरफेस को हिट करता है तो उस केस में ही वो रिफ्रैक्शन शो करेगा। तो रिफ्रैक्शन जो है वो एक सरफेस फेनोमेना है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन में। दूसरा पॉइंट जो है वो सेम है जो मैंने अभी बताया, दैट लाइट ट्रैवल्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम, राइट। इन्होंने बताया था अभी, ओके। अब अब ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी देखते हैं। अबे देखते हैं अभी इसे। मान लेते हैं ये एक सरफेस, ठीक है। यहाँ पर है मीडियम 1 जो कि
चलो कुछ भी, रेयर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, ये मीडियम 2, राइट। तो लाइट रे, ओके, हमने बताया था अभी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट रे मान लेते हैं इंसिडेंट करता है मीडियम वन में, एक सेकेंड, ये हो गया, इंसिडेंट करता है लाइट रे से, यहाँ पर हमने बना दिया नॉर्मल। अब लाइट रे जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करता है और पार्शियली, एक सेकेंड, हाँ, पार्शियली रिफ्लेक्ट भी करता है, ये तो हम पता है। अब अब इंटेंसिटी के बारे में हमने पहले से बता दिया था दैट अगर इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी आई है तो, और जो रिफ्लेक्टेड रे उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, लेट्स से आई डैश बोल लेता हूँ, और हमको पता है आई डैश जो है वो 4% ऑफ आई होता है, और इसका भी रिफ्लेक्टेड रे का भी इंटेंसिटी कम हो जाता है, इसको मैं आई डबल डैश बोल देता हूँ, चेंज होता है इंटेंसिटी बेसिकली। अब फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट वीडियो में मैंने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब के बारे में बताया था, तो देख के आए उस वीडियो को अगर नहीं बताया तो। ओके, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, सोर्स डिपेंडेंट है, सोर्स डिपेंडेंट, उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता। अगर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तब भी फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, अगर रिफ्रैक्शन, अगर इसका इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी एफ हो, और अगर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है तब भी फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, राइट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, जब रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की बात करा, तो लाइट जिस मीडियम में था, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस जाता है, तो उसका वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता। अगर उसका पहले इनिशियल वेलोसिटी बी था, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन उसका वेलोसिटी बी ही रहता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज करता है, हमको पता है। अगर मीडियम वो नैरर होगा तो अंदर जाते वक्त वी डैश जो है वो कम होगा वी से, पर मीडियम वन अगर डेंसर होगा, डेंसर से रेयर लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो वी डैश जो है वो ज़्यादा होगा, लाइट स्पीड अप हो जाएगा, राइट, लाइट स्पीड अप हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक, बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब लैम्डा, ओके, हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला देखा था, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, याद होगा आपको ये फॉर्मूला। अब अगर एफ कांस्टेंट, रिफ्रैक्शन हो रहा है और एफ कांस्टेंट है, मान लेते हैं रिफ्रैक्शन के केस, मान लेते हैं हम एफ कांस्टेंट है, अगर v, अगर v जो है वो v घट रहा है तो लैम्डा भी घटेगा, अगर v बढ़ रहा है तो लैम्डा भी बढ़ेगा, ये हम देख सकते हैं क्लियर। बट अगर v कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट रहेगा, तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि v भी कांस्टेंट है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा का हमने बोल दिया लैम्डा डैश, क्योंकि लैम्डा चेंज हो, वेवलेंथ चेंज होगा लाइट का, right? तो ये भी हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ओके, जब हमने बात किया था ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, ऑप्टिकल डेंसिटी में हमने ये बोला था जैसे कि वाटर है और ग्लास है, हमने ये बोल दिया दैट ग्लास का ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो लाइट को, एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा दैट ग्लास जो है वो लाइट को ज़्यादा बेंड करता है एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन ग्लास जो है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना ऑप्टिकली डेंसर है, जो क्वांटिटी टर्म है कितना डेंसर है, वो जो नंबर है वो हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो नंबर हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ज़्यादा है, ठीक है। एयर की कंपैरिजन में वाटर अगर ऑप्टिकली डेंसर, कितना ऑप्टिकली डेंसर है, राइट, वो हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा और वो लाइट को उतना बेंड करेगा और स्पीड को उसमें स्लो डाउन करेगा। बस यही, इसको ही दिमाग में फिट करना है बस, अगर इसको समझना है तो, राइट। ओके, हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम शोज इट्स एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग लाइट, वही जो ऑप्टिकल डेंसिटी का था, बस ये क्वांटिटी कर देता है, उसको क्वांटाइज कर देता है ये, ठीक है। ओके, और दूसरा डेफिनेशन क्या है, इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और एनी अदर मीडियम, अगर आप बात करें इन एयर, बेसिकली इन एयर, ओके। इट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू से। ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में
दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक टॉपिक है एब्सोल्यूट, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, अगर मैं ऊपर बता दें इधर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 1, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ये जो 2 है ये बेसिकली सेकंड मीडियम है, ये जो 1 है ये फर्स्ट मीडियम है, राइट। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर अगर ये जो 1 है अगर ये एयर हो जाए और 2 कुछ भी हो, 2 कुछ भी हो, तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। सॉरी, ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया। अब जैसे कि हमने बात किया पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, दैट रिलेटिव को रिप्रेजेंट ऐसे करता है, यहाँ पर एब्सोल्यूट में तो एयर ही होगा, और इधर कुछ भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम, और इसमें 2 और 1 लिख सकता है, 2 और 1, ये मीडियम 2 या मीडियम 1, ये तो पहला हो गया, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस इसके फॉर्मूला में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बेसिकली बताता क्या है, वो ये बताता है दैट किसी भी मीडियम में जो स्पीड है लाइट का वो कितना टाइम्स कम होता है स्पीड ऑफ साउंड्स, राइट। अगर हम ओके, इधर से हम अगर फॉर्मूला लिखे इसका, अगर इसमें फॉर्मूला लिखा तो म्यू का एब्सोल्यूट के केस में अगर हम फॉर्मूला लिखे तो म्यू एब्सोल्यूट का फॉर्मूला, म्यू ऑफ एनी मीडियम, इसका एयर को हम इग्नोर करते हैं, जब म्यू ऑफ एनी मीडियम का फॉर्मूला है सी वाई बी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। और वी क्या है? वेलोसिटी मीडियम। तो इस फॉर्मूला से हमें ये पता चल सकता है दैट कितने टाइम्स, अगर नीचे जो कि कम टर्म है, जैसे कि अगर हमने मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, लेट्स से ग्लास, राइट। हमने पहले अभी देखा था ग्लास में स्पीड क्या हो जाता है, हमने पाया था दैट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट साउंड सॉरी लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 से 1.5, तो ये 1.5, तो ये जो है 1.5, सॉरी, जो 1.5 है ये बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, राइट। ए से कैलकुलेट करता है। फॉर्मूला क्या है? सी बाई वी। तो ये बताता क्या है बेसिकली? ये बताता है दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो 1.5 टाइम्स लेस है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और ऐसे भी हम समझ सकते हैं दैट जो ग्लास है वो एयर के कंपैरिजन में लाइट को 1.5 टाइम्स ज़्यादा बेंड करता है, एयर तो बेंड ही नहीं करता, राइट। ये ज़्यादा बेंड करता है 1.5 टाइम्स। अब अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू 2 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऐसे दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, right, with respect to first medium, इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 1, ऊपर हम 1 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है v1/v2। v1 मतलब वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, v2 मतलब वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। सेम जो हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर एयर था, एब्सोल्यूट के केस में एयर था, तो ऊपर c आया और नीचे v आया। वैसे ही यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज v1/v2। ऊपर जो टर्म है वही आता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं, बेसिकली जो ऊपर जो टर्म है वही यहाँ पर आता है v1/v2। ओके, अगर मैं एक डेरिवेशन यहाँ पर करूँ, एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ दैट इसको मैं 1/v2 अपॉन 1/v1 ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, v2 को ऊपर ले गया, क्योंकि ऊपर लिया मैंने तो 1/v2 हो गया और नीचे 1/v1। इसको मैं अगर c से मल्टीप्लाई कर तो ये क्या हो गया? c/v2।
और ये C/V1। अब देख सकते हैं दैट C/V2 जो है वो क्या होगा, μ2, और जो C/V1 है वो μ1 है, राइट। यहाँ पर ऐसे ही फॉर्मूला देखा था। जो है ये एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, राइट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये एक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब और एक हम डेरिवेशन कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हमने ये देखा था μ21 जो है वो V1। ओके, मैं फिर से इसको क्लियर करके लिखता हूँ एक मिनट। क्लियर करके लिख सकता हूँ। ओके, तो ये हमने देखा था, ये हमने देखा था। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला देखा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो इसमें और एक फॉर्मूला हमने अभी ये देखा दैट μ21 जो है वो μ2/μ1 है, जस्ट इसका उल्टा होता है। V1/V2, ये μ2/μ1 होता है, राइट। ये दोनों चीजें हमने देखा। अब 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 मैं अगर एक छोटा सा डेरिवेशन और कर इस फॉर्मूला से, μ21 जो है वो V1/V2 है, V1/V2 है, ये तो हमें पता है, अभी हमने देखा, इसका डेफिनेशन ही वही कहता है। तो V1 का अगर मैं F1 F लैम्डा 1, क्योंकि F तो चेंज नहीं होता, और V2 को मैं F लैम्डा 2 लिखूं, यहाँ से हम देख सकते हैं that F कट जाएगा, तो ये बेसिकली लैम्डा 1/λ2 आ गया। तो ये एक और डेरिवेशन। तो अगर मैं फाइनली उस चीज़ को लिखूं यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट पेज में डालते हैं। ओके, उसको अगर मैं फाइनली लिखूं, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि याद रखना है आपको, μ21 वो होता है बेसिकली μ2/μ1 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू λ1/λ2। बस इतना ही आपको याद रखना है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, आपको बस इतना ही याद रखना है। इससे ही आपके क्लास 10th के मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट? इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो चार्ट है ये बेसिकली कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है, जैसे कि वैक्यूम का 1 है, एयर का भी 1 है। एयर से ज़्यादा होता है थोड़ा वैक्यूम से, लेकिन हम उसको 1 ही लेता है। आइस का है, वाटर का है, वाटर का ओके, हमें याद रखना है वाटर का होता है 1.33, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे हम 1.33 यूज़ ना करके 4/3 यूज़ करेंगे। और ग्लास का याद रखना है, ग्लास का है 1.5, कैलकुलेशन के टाइम पे हम इसको 3/2 याद रखेंगे ग्लास। वैसे ही यहाँ पर डायमंड का है, डायमंड का 2.41, और मैं बता रहा था अभी डायमंड के बारे में। केरोसिन का है, ओके, केरोसिन का 1.41, जैसे मैंने बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी में, केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होता है, देख सकते हैं हम दैट केरोसिन का 1.41 है और वाटर का 1.33 है। केरोसिन का ज़्यादा होता है ऑप्टिकल डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर। वही ऑप्टिकल डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं है। ओके, तो इतना याद रखना है इसमें, और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। और टर्पेंटाइन ऑल इस ये भी देख सकते हैं, ये भी 1.47। अब एक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4? अभी तो हमारे लिए आंसर करना बहुत ईजी हो गया है। दैट 2.41 का मतलब क्या है? इट मीन्स इट मीन्स डायमंड, एक सेकेंड, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट in Raymond, the speed of light in diamond is 2.41 times less than speed of light in air। इसका मतलब ये है। अगर सवाल आता है एग्जाम में तो हमें ये आंसर सिंपल लिखना है, ये आंसर लिखना है।
और एक चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रहेगा। उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहता है। लेकिन जो रिलेटिव है, उसका वैल्यू हम बोल नहीं सकते। वो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, राइट? अब क्यों ऐसा होता है? क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट का हमेशा ग्रेटर देन और 1 होता है? हम बेसिकली फॉर्मूला से ही देख सकते हैं दैट म्यू का फॉर्मूला क्या था एब्सोल्यूट का, सी बाई वी, ठीक है? जो मैक्सिमम स्पीड है साउंड का वो सी ही हो जा, और नीचे वी, वी जो है वो हमेशा कम होता है बेसिकली, वी जो है वो हमेशा सी से कम ही रहेगा। तो ओवरऑली क्योंकि वी हमेशा कम ही रहेगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा 1 से ग्रेटर रहेगा। बराबर 1 कब होगा? जब भी सी के बराबर हो जाएगा, तब बराबर 1 होगा, राइट? तो ये हम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। लेकिन रिलेटिव के केस में ऐसा नहीं है। अगर इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर ग्रेटर देन 1 है, मान लेते हैं अगर है ग्रेटर देन 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर उसका उल्टा कर दे तो वो 1 से छोटा होगा, ठीक है? तो रिलेटिव के केस में ऐसा हम नहीं बोल सकते, नहीं पूछ सकते ऐसा, right? ओके, देखते हैं आगे। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यही सवाल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देख लेते हैं क्या वैल्यू आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ओके, हमें पूछा है ग्लास का, राइट? तो ग्लास यहाँ पर आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू जो है वो पीछे आता है, ठीक है? जो पहले पूछा है अंडर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका पूछा है यानी कि वो मीडियम 2 है, तो इधर आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो पीछे आएगा, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने अभी देखा था रिलेटिव के केस में फॉर्मूला क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है बेसिकली बाई वाटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेल वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ओके, तो मैंने आपको दोनों ही याद रखने के लिए बोला था, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने के लिए बोला था। आप वेलोसिटी भी याद रख सकते हैं, जैसे कि लिखाया था मैंने पहले दैट ग्लास में वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ होता है और वाटर में 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दोनों से ही कर सकते हैं। मैं इससे करता हूँ म्यू से। क्या आएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 3/2 था। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? वाटर का था, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 4/3। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, तो ये आता है 9/8। ओके, तो ये आ गया ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन अब 1 आ गया। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछता तो ये आता 8/9, जो कि लेस देन 1 है। अच्छा, ये कैसे है? ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ, म्यू 2 1 जो है वो इनवर्स है बेसिकली म्यू 1 2 के। सॉरी, तो सेम हो गया। सेकंड, म्यू 1 2, ठीक है, ये इनवर्स होता है। इसको हम देखने वाले आगे देखने वाले हैं। एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसमें हम इसे प्रूव करेंगे, राइट? ये हो गया, आगे देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे, ठीक? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फैक्टर्स क्या क्या है? तो जो पहला फैक्टर है जो आपके बुक में मेंशन है वो है नेचर ऑफ मीडियम, और मैं इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकता हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। तो जिस मटेरियल का ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, राइट? नेचर ऑफ मीडियम। और बुक में ऐसा डिफाइन किया गया है दैट लाइट लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। अगर लाइट का स्पीड से मीडियम में ज़्यादा कम हो रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। बेसिकली बुक में ऐसे डिफाइन किया है दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना कम इन द मीडियम, उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। बुक में ऐसे डिफाइन किया गया है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा। ये हो गया नेचर ऑफ मीडियम। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर से कैसे लिंक है?
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑब्स्टेकल, आप समझ सकते हैं, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है लाइट, जिससे कि उसका स्पीड स्लो है। लेकिन जब हम हीट करते हैं, किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं, तो उसका मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होता है, दूर-दूर भागता है उसका मॉलिक्यूल, एक्सपैंड होता है वो बेसिकली, ठीक है? जिससे लाइट को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है मूव करने के लिए, लाइट के लिए ऑब्स्टेकल कम हो जाता है, ठीक है? इस वजह से लाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से वो ट्रैवल करता है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये था रीज़न, ये तो सिंपल रीज़न, ये तो सिंपल रीज़न। अब देखते हैं, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ द मीडियम हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट हमें ये बोलता है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो बड़ी अजीब बात है। हमने तो अभी तक पढ़ा था दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सर मीडियम का प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइट हैवी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? अगर हमने एक लो वेवलेंथ वाला लाइट फेंका, लो वेवलेंथ मतलब हमने वायलेट कलर लाइट फेंका, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अगर हमने एक रेड कलर लाइट फेंका, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। अगर सेम मीडियम है, मान लेते हैं, इधर इधर देखते हैं हम थर्ड टर्म में, ठीक है? स्पेस है यहाँ पर, इधर देखते हैं, ठीक है? मान लेते हैं ये सेम ये ग्लास है और ये एयर है, ठीक है? तो एयर से ग्लास में लाइट अगर जा रहा है सेम मीडियम में, ठीक है? सेम मीडियम में अगर एयर से लाइट ग्लास में जा रहा है, ये हो गया एक्सीडेंट है, ठीक है? क्योंकि रेयर से डेंसर लाइट मूव कर रहा है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है? अगर मैं मान लेता हूँ इसको मैंने दिया था, इसको मैंने बोला था ये मान लेते हैं रेड लाइट रेड लाइट था, जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। अभी मैंने सेम कंसीडर किया, सेम ये भी ग्लास है तो ये भी ग्लास है, मैंने सेम मटेरियल सेम चूज़ किया, लेकिन इस बार मैंने वायलेट लाइट चूज़ किया, वायलेट लाइट। इसका लैम्डा जो है वो कम होता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर लैम्डा घटता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता है। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, मतलब जो लाइट है वो ज़्यादा बेंड करे एज कम्पेयर टू दिस। इस केस में जितना बेंड किया था पहले केस में, दूसरे केस में लाइट रे ज़्यादा बेंड करेगा, ठीक है? लाइट रे ज़्यादा बेंड करेगा। जैसे कि इधर अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल R1 है और ये वाला एंगल R2 है, तो जो R1 होगा वो ग्रेटर होगा R2 से। ये बेसिकली पॉइंट है, ठीक है? तो ये हो गया, मैं देख लिया ये वाला चीज़, कैसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है वेवलेंथ से, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, राइट? ये भी हो गया। ओके। देख इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ओके, वो क्या है दैट जो कलर है लाइट का, जो कलर है वो किसका प्रॉपर्टी है? वो वेवलेंथ का प्रॉपर्टी है या फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी है? आप सब वही समझ रहे होंगे दैट कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ, राइट? अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो कलर भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने देखा था क्लास 9th में रेड से वायलेट विबग्योर जिसे हम बोलते हैं, रेड का वेवलेंथ 7000 आर्मस्ट्रांग है और वायलेट का वेवलेंथ जो है वो 4000 आर्मस्ट्रांग है बेसिकली। तो जैसे-जैसे हम रेड से वायलेट की ओर मूव करते हैं, तो वेवलेंथ घटता है, तो कलर भी चेंज होता है। ये हमें लगता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो कलर है वो प्रॉपर्टी होता है फ्रीक्वेंसी का, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, तब तक कलर चेंज नहीं होता, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है? जैसे कि अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब हमने देखा था इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन
वेवलेंथ तो चेंज होता था बट कलर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कलर प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आज तक हमने ये वाला रेंज क्यों देखा था, ये वाला रेंज क्यों देखा था? ये वाला रेंज जो है वो ओनली वैलिड फॉर एयर। अगर हम सिर्फ एयर के बारे में बात करेंगे, अगर हम एयर के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एयर के बारे में, तो उस केस में ये वाला जो रेंज है ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि मीडियम का चेंज हो नहीं रहा है। इस वजह से हम फ्रीक्वेंसी, कलर और फ्रीक्वेंसी का टर्म्स में बात करें या फिर वेवलेंथ का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि दो मीडियम अगर आ रहे हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे दैट कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया अब एक चीज। अब अगर हर एक कलर के लिए, हर एक कलर के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा था दैट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो ये बेसिकली किस कलर के लाइट के लिए था? ये हम याद रख सकते हैं दैट ये जो है वो येलो लाइट के लिए था। येलो लाइट। क्यों येलो लाइट सर? ये तो अजीब बात है, येलो लाइट क्यों? येलो लाइट इसलिए जो व्यूअर है, तो येलो जो है वो बीच में लाई करता है। ठीक है, वैसे तो ग्रीन करता है बीच में, लेकिन आप येलो को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये बीच में लाई करता है, इसलिए हम येलो लाइट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं जब भी हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन के बारे में। तो इसी के साथ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म होता है। इन फर्दर लेक्चर हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि प्रिज्म है, ग्लास लैब है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।